नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिविल एस्पिरेंट प्लस के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं एथिक्स की क्लास हम लोग कर रहे हैं। यूपी पीसीएस के रिगार्डिंग ये क्लास हम लोग कर रहे हैं। यूपी पीसीएस का फाउंडेशन बैच है। आइए हम अपने फाउंडेशन बैच के बारे में कुछ जान लें, देन आफ्टर हम एथिक्स की क्लास चालू करने वाले हैं। इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी, क्लास 1 एंड क्लास 2। तो हमारे इस फाउंडेशन बैच में है क्या? हमारे फाउंडेशन बैच का नाम है विजिगीसु फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच। इस बैच में यूपीपीएससी को टारगेट किया गया। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस, प्रीलिम्स एंड मेंस तक की पूरी प्रिपरेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी इस फाउंडेशन बैच के अंडर। और हमारा कुछ लोगों ने कहा कि टेलीग्राम चैनल क्या है, तो टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, टेलीग्राम चैनल पे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो सिविल एस्पिरेंट प्लस, आप इसको सर्च करेंगे, इस कीवर्ड को, सिविल एस्पिरेंट प्लस। यही हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म का भी नाम है और टेलीग्राम चैनल का भी यही नाम है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी एथिक्स की क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था नीति शास्त्र के आयाम। नीति शास्त्र के आयाम, नीति शास्त्र के आयाम हमने देखे थे, जिनमें हमने नीति शास्त्र के 2 तरीके के आयाम थे। एक तो भारतीय और दूसरे पश्चिमी, जिन्हें पाश्चात्य कहा जाता है। इनमें क्या था मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया है। इनमें था मानकीय नीति शास्त्र, दूसरा था विवरणात्मक नीति शास्त्र, विवरणात्मक नीति शास्त्र के बाद था मेटा एथिक्स, जिसे अधिनीति शास्त्र कहा जाता, और एक था प्रयोगात्मक नीति शास्त्र। तो मैंने आपको बताया था ये जो प्रयोगात्मक नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र, ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत बहुत सारे विषय हमको पढ़ने हैं। उससे पहले, इसके बाद मैंने ये बताने के बाद आपको ये बताया था भारतीय परिप्रेक्ष्य में नीति शास्त्र के क्या क्या आयाम हैं। इसमें बताया था आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, और इसके बाद जो तीसरा था सामान्य धर्म। भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये 3 आयाम नीति शास्त्र के हैं। और हमने हमारी जो क्लास चल रही थी उसमें आश्रम धर्म और वर्णाश्रम धर्म हमने पढ़ा दिया था, पर बाद में वीडियो में कुछ टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से यहाँ से वीडियो, वर्णाश्रम धर्म से वीडियो आगे रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो हम क्या करेंगे, इस भारतीय आयाम को दोबारा से देख लेते हैं, एक बार अच्छे से फिर से पढ़ लेते हैं। तो नीति शास्त्र के आयाम हम पढ़ रहे हैं और हम देखते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में नीति शास्त्र के आयाम। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, आश्रम धर्म में 4 आश्रमों की बात की गई है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो इन चारों आश्रमों को ऐसे बनाने की कोशिश की कि जीवन के अलग अलग चरणों को मान्यता या व्यवहार बताने की कोशिश की, जीवन के अलग अलग चरणों को बताने की कोशिश की गई है। एक मनुष्य के जीवन के अलग अलग चरणों को बताने की कोशिश की गई है। तो इसमें पहला क्या था, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या है,
इस आश्रम में व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करनी होती थी, शिक्षा ग्रहण करने का काम करना होता था और साथ में नैतिक ज्ञान अर्जित करना होता था, नैतिक ज्ञान। और ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षक के साथ जीवन व्यतीत करना होता था। ये रहा हमारा आश्रम धर्म। आश्रम धर्म कब से लेकर कब से होता है? आश्रम धर्म एक मान्यता अनुसार 1 से लेकर 25 वर्ष तक आश्रम धर्म माना जाता। आश्रम धर्म में ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता था 1 से लेकर 25 वर्ष तक। उसके बाद गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष के बाद शुरू हो जाता था। अच्छा, गृहस्थ आश्रम में क्या था? गृहस्थ आश्रम का मतलब है एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में नैतिक ज्ञान अर्जित कर लिया, शिक्षा अर्जित कर ली, अब वह इस योग्य है कि वह आने वाले जीवन को अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सके, इसलिए योग्य हो गया है। अब उसको यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करा दिया जाता था। ये स्थिति 25 से लेकर 50 वर्ष तक रहती थी। ये आश्रम जो गृहस्थ आश्रम है ये 25 से लेकर के 50 वर्ष तक का था। इसमें क्या काम किया जाता था? इसमें काम की धारणा को बल दिया गया है, इसमें अर्थ की धारणा को बल दिया गया है। अर्थ की क्यों? किसी भी व्यक्ति के जीवन यापन के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई अर्थ है। बिना अर्थशास्त्र के किसी भी जीवन का महत्व नहीं है, क्योंकि जीवन एक आर्थिक प्रक्रिया भी है। जैसे जीवन एक सामाजिक प्रक्रिया, वैसे जीवन एक सामाजिक प्रक्रिया है। जीवन जीने के लिए अर्थ उसमें एक महत्वपूर्ण कारक है। वैसे ही काम, किसी भी व्यक्ति, परिवार या संस्था में यदि आगे की पीढ़ी बढ़ेगी तो उस काम के जरिए ही तो बढ़ेगी। और अपने समाज को आगे बढ़ाना है, परिवार को आगे बढ़ाना है तो काम बहुत आवश्यक है। और काम को कोई, यहाँ पर काम को एक ड्यूटी माना गया है, काम को एक कर्तव्य माना गया है। वो क्यों माना गया कर्तव्य? इसलिए माना गया क्योंकि व्यक्ति के आश्रम धर्म का यदि पालन करता है तो ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम में अवश्य प्रवेश करेगा, और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा तो उसके नियम भी पालन लागू होंगे, उस पर वो उनका पालन करेगा। इसके बाद आता था वानप्रस्थ आश्रम। अब इस वानप्रस्थ आश्रम में क्या कार्य व्यक्ति को क्या करना होता था? वानप्रस्थ आश्रम, इसमें क्या कार्य करना होता था व्यक्ति को? तो इसमें जो वानप्रस्थ आश्रम में करना होता था, वानप्रस्थ आश्रम का कार्य होता था, ये प्रौढ़ावस्था की अवस्था है। इस अवस्था में आने के बाद व्यक्ति को पहले तो घर से निवास बाहर कर दिया, घर से बाहर निकल जाते थे, और अब ये जीवन भ्रमण के लिए करते थे, भ्रमण करते थे। प्रौढ़ावस्था में अपनी इंद्रियों पर निग्रह करते थे, इसलिए इंद्रिय निग्रह पर कार्य करते थे ये लोग। इस टाइम फेज में आने पर ये इंद्रिय निग्रह पर कार्य करते थे यहाँ पर, और साथ ही साथ समाज को जागरूक करने के लिए कार्य करते थे। वही जो हमारा चौथा आश्रम था वो वृद्धा संन्यास आश्रम इसे कहते हैं। यही वृद्धावस्था का आश्रम होता, संन्यास आश्रम। यहाँ व्यक्ति हर चीज त्याग देता है जो यहाँ पर उसने अर्जित की होती गृहस्थ आश्रम में, वह सब यहाँ पर त्याग देता है और वृद्धावस्था में प्रवेश करता है, और व्यक्ति केवल मोक्ष के लिए कार्य करता है। मोक्ष की अवधारणा यहाँ पर कार्य करती है, यानी कि व्यक्ति मोक्ष के लिए कार्य करता है। तो हमने क्या समझा आश्रम धर्म में? आश्रम धर्म 4 भागों में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अब जो ब्रह्मचर्य आश्रम है इसमें क्या होता था? इसमें कार्य होता था शिक्षा ग्रहण करना, नैतिक ज्ञान अर्जित करना और शिक्षकों के साथ जीवन रहना। फिर उसके बाद जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे तो यहाँ पर काम और अर्थ का महत्व बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति काम और अर्थ पर ध्यान देता है। जैसे कि अर्थ में क्या, धन अर्जित करना, संपत्ति अर्जित करना इत्यादि कार्य वो करता था। वही वानप्रस्थ आश्रम ये प्रौढ़ावस्था है, यानी कि अब गृहस्थ आश्रम से व्यक्ति बाहर निकल चुका है, यानी अब उसकी अगली संतति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुकी है। तो यहाँ पर व्यक्ति इंद्रिय निग्रह पर कार्य करता था, वह अपनी काम की भावना को त्यागता था। अर्थ यानी धन और संपत्ति अर्जित करने की भावना पर नियंत्रण करता था,
और ये जो चौथी अवस्था थी संन्यास आश्रम, यहाँ पर व्यक्ति वृद्धावस्था और मोक्ष की अवधारणा की ओर कार्य करता था। यानी जब वृद्धावस्था में आ जाता तो व्यक्ति अपने मोक्ष के लिए कार्य करता था, वह तप करता था, तपस्या करता था, इत्यादि ये सब चीज़ें करता था। ये हो गया हमारा आश्रम धर्म। इसके बाद हमने बताया था वर्णाश्रम क्या है। वर्ण धर्म, वर्णाश्रम धर्म, ये क्या है वर्णाश्रम धर्म? एक्चुअली ना ये जो है लोग अपने अपने अनुसार बताते हैं, परंतु यदि आप इसको समझते हैं तो ऐसे समझिए, ये राज्य की संरचना बता रहा है। यहाँ पर राज्य की संरचना बताई गई है, तो इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक। इन 4 भागों में इसको वर्णाश्रम धर्म को बांटा गया है। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वे हैं जो शिक्षा अर्जन करने का काम करते हैं। शिक्षा अर्जन का कार्य, शिक्षा अर्जन, पठन पाठन का कार्य, पठन पाठन का कार्य, पठन पाठन का कार्य। वही क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय वे हैं जो युद्ध राज इन सब के लिए कार्य करते थे, जो युद्ध का काम करते थे, जो राज्य करने का काम करते थे, इत्यादि के लिए काम करने वाले ये होते थे क्षत्रिय। तो वैश्य कौन होते थे? वैश्य बेसिकली व्यापारी वर्ग होता है। आज भी हमारे राष्ट्र या दुनिया के किसी भी राष्ट्र में देख लें, उसकी संरचना लगभग इसी जैसी होती है। उसमें सबसे ऊपर वर्ग होता है ब्राह्मण, यानी कि ऐसा वर्ग जो शिक्षा अर्जन या पठन पाठन का कार्य करता है। और क्षत्रिय वर्ग क्या करता है? यानी इसे सैनिक वर्ग मान लीजिए आप, इस तरीके से मान के चलिए। प्लेटो, आगे हमको पढ़ना है सुकरात, वहाँ पर भी समाज के या राज्य की संरचना के बारे में बात की गई है। आगे इनको पढ़ना है, तब वहाँ पर हम इनको भी देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग राज्य की संरचना होती है। फिलहाल हम भारतीय परंपरा पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखने ये व्यापारी का कार्य करते थे, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना इनका लग रहा है। सेवक कौन होता है? राज्य की रीढ़, इनके बिना राज्य संभव नहीं है। आप कल्पना कर सकते किसी राज्य की जहां पर केवल ये 3 लोग हों और चौथा वर्ग हो ही ना? आप कल्पना नहीं कर सकते। आज आधुनिक समाज में देखिए आप लोग, औद्योगिक समाज में श्रम का कार्य करने वाले सेवक हैं। क्या इनके बिना आपको लगता है समाज चल सकता है? नहीं चल सकता। तो सेवक वर्ग राज्य की रीढ़ है। वो इसलिए है क्योंकि राज्य इनके बिना कोई काम नहीं। ये कृषि का कार्य करते थे, पशुपालन का कार्य करते थे, अन्य कार्य भी ये लोग करते थे। हर वो कार्य जो सेवा से रिलेटेड होता था। आज के समय में सेवाएं क्या होती हैं ये समझ लीजिए। आज के समय में सेवा, आधुनिक राष्ट्र राज्य में सेवाएं कुछ इस प्रकार होती हैं। श्रमिक वर्ग हो गया एक, इसमें हर तरीके के श्रमिक वर्ग को आप शामिल कर सकते हैं।
उसके अलावा आप देखेंगे तो कुछ पेन चेंज कर लेते हैं। श्रमिक वर्ग के अलावा और भी कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि इसमें कुछ स्वतंत्र श्रमिक होते हैं, अन्य अन्य भी कई तरीके के सेवक हैं, समाज में सेवाएं मौजूद हैं, राज्य की कुछ सेवा करते हैं। राज्य की सेवा करने वाले गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज़ होते हैं, इत्यादि इत्यादि तरीके से सेवक, यानी इनके बिना ये संस्था नहीं चल सकती। उसी तरीके से सेवक के बिना राज्य नाम की ये संस्था नहीं चल सकती। सेवक वो महत्वपूर्ण इकाई है जिसके बिना राज्य का चलना संभव नहीं है, क्योंकि ये राज्य का पैर है। आप कभी कल्पना करें, एक व्यक्ति जिसके पैर ही नहीं है, लगता है कि वो चल पाएगा? और आप यहाँ पर राज्य दौड़ता है, राज्य दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? क्योंकि उसके पैर हैं ना, सेवक हैं उनके। और इस तरीके के सेवक बहुत आवश्यक हैं किसी भी राज्य की इकाई के लिए। रही बात अलग वर्णाश्रम की बात, बाकी इसके बाद अपने सामान्य धर्म की संकल्पना, इसी वर्णाश्रम धर्म में गुणों की बात की गई है। सतगुण, सतगुण ब्राह्मण का होता है। राजसिक गुण, ये क्षत्रिय का गुण है। तांत्रिक गुण, ये वैश्य का गुण है। इस तरीके से वर्णाश्रम धर्म को हमने देखा। अब सामान्य धर्म पर आ जाते हैं। सामान्य धर्म, सामान्य धर्म क्या है? सामान्य धर्म, धर्म यहाँ पर धर्म का अर्थ पंथ से नहीं, भारतीय दर्शन में धर्म पंथ से अलग है। भारतीय दर्शन में धर्म का अर्थ है शुचिता, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य, ईमानदारी, सत्य, ये धर्म है। सामान्य धर्म की संकल्पना में ये सभी आते हैं। तो सामान्य धर्म को ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि इस पे प्रश्न बनने वाला भी नहीं है। उसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं जिन पे प्रश्न आने की संभावना है। यानी कि किसी भी विचार, यदि कोई व्यक्ति धर्म को भारतीय धर्म को मानेगा तो क्या उसके आचरण, व्यवहार, भावना, इन सब में इन तत्वों का होना आवश्यक है। वे जो सार्वभौम सत्य हैं, सही हैं, सार्वभौमिक हैं, वही भारतीय धर्म है। नैतिकता धर्म है। ईमान धर्म है। ये सभी चीज़ें धर्म है। अब इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। उसके बाद आज की क्लास, जो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, उस पर आते हैं। अभी तक हमने पढ़ा नीति शास्त्र क्या है, ठीक, ये पढ़ लिया हमने। उसके बाद नीति शास्त्र के घटक हमने पढ़े, ठीक। इन घटकों में क्या था? नीति शास्त्र के 4 घटकों के बारे में हमने जाना। सद्गुण,
सद्गुण सत्यनिष्ठा कर्तव्य शुभता। ये 4 चीज़ें हमने जानी नीति शास्त्र के घटक के रूप में। बाकी है तो इत्यादि ETC लगा दीजिए, इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। देन आफ्टर हमने नीति शास्त्र के बारे में, इसके बाद हमने देखा नीति शास्त्र और नैतिकता के मध्य अंतर। फिर इसी अंतर को देखने के बीच हमने मूल्य की परिभाषा भी देखी, मूल्य की परिभाषा। और वहीं पर हमने आपको बताया कि मूल्य का एक अलग चैप्टर है, उसको हम सेपरेट चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे, ठीक। नैतिकता को समझने के लिए हमने मूल्य की परिभाषा देखी। इसके बाद हमने नीति शास्त्र या नैतिकता के आयामों की बात की, नीति शास्त्र के आयाम। नीति शास्त्र के आयाम में हमने क्या देखा, नीति शास्त्र के 2 तरीके के आयाम हैं। उन आयामों में भारतीय आयाम और पश्चिमी, जिन्हें पाश्चात्य कहते हैं, चलिए पश्चिमी लिख ले रहा हूँ मैं, पश्चिमी आयाम। इन आयामों में क्या था, मानकीय नीति शास्त्र, मानवीय नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, ठीक। उसके बाद हमने देखा विवरणात्मक नीति शास्त्र, ठीक। इसके बाद विवरणात्मक नीति शास्त्र के बाद हमने देखा अधिनीति शास्त्र। क्योंकि रिवीजन आवश्यक है, इसलिए मैं आपको यहीं पर क्लास में रिवीजन करा देता हूँ। बाकी आप लोग भी रिवीजन करते रहिए। प्रोसेस मैंने आपको बता रखी है, प्रोसेस वही सिंपल है। क्लास के बाद आपको जानी बुक, क्लास के साथ ही रनिंग नोट्स बना लीजिए आप यहीं पर। बुक जाइए, बुक से कुछ भी एडिशन आपको लगता है अपने अकॉर्डिंग एडिशन कीजिए नोट्स में। देन आफ्टर ये नोट्स आपको रिवीजन करते चलना है और आंसर फ्रेमिंग भी आपको करते रहना है, आंसर फ्रेमिंग। और हाँ, यहीं से मैं आपको बता दूं, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, कल से हम आपको आंसर एक डेली दिया करेंगे। आप उसको लिख करके यहाँ टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है सिविल एस्पिरेंट प्लस। आप यहाँ पर अपना जो आंसर हम देंगे, आपको क्वेश्चन आपको देंगे, आप उसका आंसर लिख के इसी चैनल पर भेज दीजिए और आपको इवेलुएट करके आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वापस आते हैं। चौथा जो हमने बताया था आपको, प्रयोगात्मक नीति शास्त्र। चौथा हमारा ये था, प्रयोगात्मक नीति शास्त्र। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमने क्या क्या जानने की कोशिश की, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जानने की कोशिश की आश्रम धर्म, वर्णाश्रम, सामान्य धर्म, ये हमने यहाँ जानने की कोशिश की। इतनी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ ली हैं नीति शास्त्र में। अब हमारा अगला, इन चीज़ों के बाद अब हम अगले टॉपिक पर शिफ्ट होते हैं। 1 2 3 4। अब हम जो अगले टॉपिक पर आ रहे हैं, टॉपिक नंबर 5, उसको लिख दे रहा हूँ मैं। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व। नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व, अगला टॉपिक हम ये पढ़ने वाले हैं। चलिए बोर्ड क्लियर करते हैं, देन आफ्टर नीति शास्त्र के निर्धारक तत्वों से शामिल करते हैं।
नैतिकता के निर्धारक तत्व। निर्धारक तत्व दो तरीके के हैं, एक तो आंतरिक और दूसरा बाहरी। नैतिकता के आंतरिक, तो हम लोग नैतिकता के निर्धारक तत्व दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो आंतरिक निर्धारक तत्व और बाह्य निर्धारक तत्व। जैसे आंतरिक निर्धारक तत्वों में क्या आ सकता है, जैसे मान लीजिए अंतरात्मा, ये आंतरिक निर्धारक तत्व है। किसी व्यक्ति या विशेष की अभिव्यक्ति, ये आंतरिक निर्धारक तत्व है। अवबोधन, आंतरिक निर्धारक तत्व है। मनोभाव, आंतरिक निर्धारक तत्व है। अंतर्ज्ञान, जो अंतर्ज्ञान, ऐसे आप आंतरिक निर्धारक तत्व ढूंढते जाएंगे, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बट 5 ही काफ़ी हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम जितना कम हो सके उतना कम ही रखें, ज़्यादा बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। और बाहरी निर्धारक तत्व क्या हो सकते हैं, परिवार, कानून, कानून एक बहुत बड़ा बाहरी निर्धारक तत्व है। समाज, समाज भी एक निर्धारक तत्व है। कार्यपालक आदेश, एक तरीके के ये भी कानून के अंतर्गत ही आएगा, कार्यपालक आदेश। न्यायपालिका, ये भी निर्धारक तत्व है। सिविल सोसाइटी, ये भी बाहरी निर्धारक तत्व है। मीडिया, इतनी चीज़ें आई थिंक काफ़ी हैं बाहरी निर्धारक तत्वों के लिए। और भी चीज़ें आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं, बट ये भी तो देखिए, आप एग्ज़ाम में 200 वर्ड और 250 वर्ड आपको मिले, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बना रहे हैं। कोशिश करिए उसी अकॉर्डिंग कम से कम कंटेंट में अपना काम चला लीजिए। यानी कि ये सब चीज़ें रहने वाली हैं। अब आते हैं इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन पर भी चलते हैं, देखते हैं धीरे धीरे करके। व्यक्ति के नैतिकता के निर्धारण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक कारक। नैतिकता के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण है आंतरिक कारक। इनकी भूमिका बहुत अधिक भूमिका होती है, तो लिख लीजिए ऐसे करके, अधिक भूमिका। इनकी भूमिका सर्वाधिक होती है। वहीं जो ये बाहरी कारक हैं, सीमित भूमिका। आप व्यक्ति पर तो नियंत्रण कर सकते हैं, परंतु उसके मन पर नियंत्रण नहीं कर सकते, इसीलिए इसकी सीमित भूमिका।
इस तरीके से आप समझ सकते हैं। क्यों ऐसा है, क्यों ये अधिक भूमिका करता है? कारण है इसका व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, और इसका प्रभाव सभी के लिए है। अर्थात ये व्यक्तित्व को सुधारता है, व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और दिमाग में अधिक प्रभावी है। अंतरात्मा, अब इस तरीके से समझते हैं, अंतरात्मा को समझ लेते हैं। अंतरात्मा है क्या? अंतरात्मा अंतरात्मा क्या है? अंतरात्मा सद्गुण है। अंतरात्मा एक तरीके का सद्गुण है। अंतरात्मा भावना है। अंतरात्मा भावना ही है। यहाँ तर्क कोई मायने नहीं रखते हैं, तर्क समाप्ति है। मानव अनैतिक है, परंतु अंतरात्मा मानव अनैतिक कार्य करने हेतु मानव नैतिक कार्य करने हेतु इस तरीके से देख सकते हैं। अगर विवश होता तो अंतरात्मा के आवाज़ से सुधर सकता है, इत्यादि कारक हो सकते हैं। अंतरात्मा आदर्श है, आदर्श की तरह कार्य करती है। अंतरात्मा मूल्यों पर काम करती है। कोई व्यक्ति, इसमें एक सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ऑफिसर ए है और ऑफिसर बी है। ऑफिसर ए बहुत ईमानदार है, ऑफिसर बी भ्रष्ट है। परंतु ये भ्रष्ट ऑफिसर इसके सानिध्य में है, अब वो इससे प्रभावित हो रहा है, ईमानदार व्यक्ति से। इसकी अंतरात्मा जागृत होगी तो ये भ्रष्ट से ईमानदार हो जाएगा। जरूर ही जाग जाइए, सिचुएशन एक तरीके की बनाई गई तो इनके सानिध्य में रहकर के ये व्यक्ति ईमानदार हो सकता है। ऐसा संभव नहीं, पर मान लीजिए ऐसा हो ना हो या ना हो वो अलग चीज़। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को भ्रष्ट से ईमानदार बनने में किसने सहायता की? क्या चीज़, क्या ऐसा कारक रहा जो वो ईमानदार बन गया? इस व्यक्ति की अंतरात्मा जाग गई, कंसेंसस जाग गई। समझ रहे हैं? इस तरीके से अंतरात्मा को समझा हमने। अब देख लेते हैं अंतरात्मा के बाद जो हमने दूसरी चीज बोली, अंतर्ज्ञान की बात की थी। अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान ये तार्किक होता है। अंतर्ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है, सत्यापित होता है। अंतर्ज्ञान तार्किक होता है, अनुभव आधारित होता है, सत्यापित होता है। इससे क्या हो जाता है? इससे भविष्य का पूर्वानुमान, भविष्य का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है अंतर्ज्ञान से। ये अनुभव है जीवन का, अनुभव है जीवन का। अंतर्ज्ञान क्या है? अनुभव है जीवन का। यहाँ पर क्या हो जाता है ना, तर्क शक्ति, विवेकशीलता, विवेकशीलता
हावी होने लगती है अंतर्ज्ञान में। तो अंतर्ज्ञान क्या है? अंतर्ज्ञान तार्किक अनुभव, तार्किक व्यक्ति के लिए अनुभवी व्यक्ति और सत्यापित ज्ञान को अंतर्ज्ञान कहते हैं। जैसे कि भविष्य का पूर्वानुमान कर सकता है व्यक्ति, अनुभव और जीवन का अनुभव से प्राप्त हो, तर्क शक्ति और विवेकशीलता उसके अंदर हो, इसे अंतर्ज्ञान कहते हैं। इंट्यूशन इसकी इंग्लिश होती है। अंतर्ज्ञान के बाद जो हमने तीसरी चीज़ बताई थी आपको, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति आज मैंने स्टार्टिंग में भी कोई डाउट नहीं लिया और अभी मैंने लिया, तो चलिए एक बार मैं आप देख लेता हूँ। अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिखिए। ओके 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 ओके, कोई डाउट नहीं। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। टेलीग्राम चैनल बता दिया था मैंने पहले ही आपको। आपने लेट ज्वाइन किया क्या? अरे अपने जो यूट्यूब चैनल का नाम, उसी नाम से आप सर्च कीजिए, सिविल एस्पिरेंट प्लस। टेलीग्राम चैनल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और किसी का कोई डाउट? आंसर हाँ, आज की जो क्लास एंड होगी उसके बाद मैं देखता हूँ आंसर आपको, आंसर को कह रहा हूँ, क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप लोग आंसर लिख करके वहाँ पर टेलीग्राम में आप भेजिए, आपका अवेलेबल किया जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन आपको आज से मिलना शुरू हो जाएगा। और किसी को कोई डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति एक तरीके की मानसिक दशा है। पसंद नापसंद, अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स अभिवृत्ति है। ऐसे समझिए, किसी अभिवृत्ति एक मानसिक दशा है जिसे पसंद नापसंद का आधार बनाते हैं और अनुक्रिया करते हैं। अभिवृत्ति नैतिक अनैतिक दो तरीके की हो सकती है। नैतिक और अनैतिक दोनों तरीके की अभिवृत्ति हो सकती है। वृत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता है? एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड दोनों तरीके का एटीट्यूड होता है ना। वृत्ति नैतिक भी हो सकती, अनैतिक भी हो सकती है। अवबोधन क्या है? अवबोधन, परसेप्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं, परसेप्शन। जो चलित शब्द है जिससे हम इसे जान सकते हैं, पूर्व धारणा। यानी अवबोधन क्या है? ये धारणा है, पूर्वाग्रह है, निश्चित विचार है। मान लीजिए कोई व्यक्ति समाजवादी है और निश्चित रूप में वो समाजवादी है, वो अपने विचार नहीं परिवर्तित करना चाहते, यानी कि वो पूर्व धारणा से उसके सामने कोई विचार लाएंगे, परंतु वो अपने विचारों को समाजवाद से तुलना करके ही देखेगा, सामने वाले के विचारों को अपने विचारों के साथ तुलना करने के बाद देखेगा। निश्चित विचार है, अवबोधन निश्चित विचार है। निश्चित विचार मतलब कैसा? जैसा वातावरण वैसे विचार। ये आइडिया एक तरीके का है। अवबोधन को आप ऐसे समझ सकते हैं, सुकरात ने इसके बारे में काफ़ी बात की है। जब हम थिंकर
पढ़ेंगे सुकरात तो वहाँ पर ये भी देखेंगे सुकरात ने बात की प्रत्यय की, आइडिया की, तो प्रत्यय क्या है ये हम वहीं पर देखेंगे। जब हम थिंकर्स को पढ़ रहे होंगे तब उस जगह उसमें देखेंगे ये सब चीज़ें। तो अब इसके बाद जो पांचवी चीज़ थी वो क्या थी? मनोभाव। मनोभाव ये क्या है? भावना है। मन स्थिति है, ये भावना है, मानसिक स्थिति है। इनसे आप समझ सकते हैं ये भावना है, मानसिक स्थिति है। ये नैतिक भी हो सकती है और अनैतिक भी। ये नैतिक भी हो सकती है और अनैतिक भी। इसको व्यवहार में कैसे देख सकते हैं? व्यवहार में मान लीजिए देखते हैं इसको इस तरीके से, अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा, निर्णय निर्माण, इन सब चीज़ों में ये इन सब चीज़ों को ही प्रभावित करती है। निर्णय निर्माण, भावनाएं निर्णय निर्माण को प्रभावित करती हैं। संचार, ETC इत्यादि, इन सबको ही प्रभावित करती है। तो हमने देख लिए नैतिकता के निर्धारक तत्व, जिनमें हमने आंतरिक तत्वों को डिटेल में देख लिया। वहीं आप ये समझ लीजिए कि जो बाहरी तत्व हैं किस तरीके के, मान लीजिए कानून है, कानून व्यक्ति पर नियंत्रण किस तरीके से रखता है। कानून क्या है? कानून तो आप सबको पता है क्या चीज़ होती। परिवार क्या है, समाज क्या है, कार्यपालक आदेश क्या है, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है, तो इनको बताने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आंतरिक निर्धारक तत्व तो हमने देख लिए और बाहरी निर्धारक तत्वों के बारे में हमें ऑलरेडी पता होता है, इसलिए उनको हमको डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आते हैं, किसी का कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, फिर डाउट मैं नहीं लूँगा। किसी को कोई डाउट? प्रोसेस रिपीट करना है, ओके। समझ लीजिए, ऐसे समझिए कि हम अपनी दिनचर्या किस तरीके से करें। मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट को हमको टारगेट मतलब कि कवर करना है, सब्जेक्ट कवरेज, तो कैसे करेंगे सब्जेक्ट कवरेज? मान लीजिए आप एथिक्स कवर करना चाहते हैं, तो अब क्या करेंगे आप? आपके पास रिसोर्स क्या है? एक तो आपके पास किताब है, दूसरा आपके पास हमारा लेक्चर है, और हमारे लेक्चर के साथ ही आपको क्लास नोट मिलेगा। यानी कि इसी क्लास में जो रनिंग नोट्स आपको बनवाए जा रहे हैं वो आपको यहीं बना लेने हैं। ये तो आपके पास हो गया रिसोर्स एथिक्स का, ठीक है। देन आफ्टर आप अब क्या प्रक्रिया फॉलो करेंगे कवरेज करने के लिए? मान लीजिए आप क्लास लेक्चर लेते हैं, पहले नंबर लेक्चर कंप्लीट करते हैं, लेक्चर के साथ ही आप रनिंग नोट्स बनाएंगे। रनिंग नोट्स क्या है? रनिंग नोट्स क्या है? ये जो मैं आपको बोर्ड वर्क करके दे रहा हूँ, या आप अपने एक रफ पेज लें या फेयर पेज लें, जिसमें चाहे आप अपना ये सब नोट्स करके चलें, नोट करते हुए चलेंगे। उसके बाद अब क्या करना? लेक्चर के बाद बुक रीडिंग। बुक रीडिंग करनी है। बुक रीडिंग क्यों करनी है ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं ना,
इसी प्रक्रिया में आकर के रुक जाते हैं। लेक्चर कर लिया, उन्होंने सोचा आई एम अ बॉस, उसके बाद अब आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप समझ लीजिए, मैं पूरी प्रक्रिया आपको फॉलो करवाऊँगा, तभी किसी ने जो भी ये प्रक्रिया फॉलो करेगा तभी एग्ज़ाम निकलेगा। नहीं तो अगर आप इस जगह रह जाते हैं तो आपने यहाँ पर एक्टिव रीडिंग नहीं की, आपने की है पैसिव रीडिंग। एक क्लास में कितना कवर हो जाएगा, क्या लगता है आपको? टीचर क्या है, टीचर का काम क्या, आज मैं आपको ये भी बताता हूँ। किसी भी टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम है सब्जेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर अच्छे से आपको बता देना, इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करा देना, टीचर का काम ये है, आपका सब्जेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर बता देना, इंटरेस्ट डेवलप करा देना, आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बनवा देना। ये टीचर का काम है। जब आप ये तीनों चीज़ें जान गए, यानी कि अब आपको ये पता है कि एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। टीचर का काम ये है। और स्टूडेंट का काम क्या होता है, आप ये भी समझिए। प्रक्रिया यदि पूरी जानना ही चाहते हैं तो स्टूडेंट का काम क्या है, तो स्टूडेंट का काम इधर मैं लिखता हूँ। स्टूडेंट को क्या करना होता है, स्टूडेंट का काम क्या है? वो लेक्चर कंप्लीट करे, लेक्चर के बाद बुक पढ़े, बुक के बाद क्या करेगा, बुक के बाद रिवीजन कर ले, एडिशन कर ले अपनी क्लास के नोट्स में, एडिशन कर ले। आंसर फ्रेमिंग, पहले दिन से ही आपको ये काम करने लगना है। अगर यही वो प्रक्रिया जिससे आपका एग्ज़ाम निकलने वाला, आपको बहुत अच्छे से पता है ये वो प्रोसेस जिसके बिना आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तो इसमें अभी से काम करना शुरू करना होगा आपको। तो मैंने क्या बताया आपको, प्रक्रिया बिल्कुल ही रहने वाली। मान लीजिए एक सब्जेक्ट आपको कवर करना है एथिक्स में, रिसोर्स आप देख लीजिए, रनिंग नोट्स आपको लेक्चर के साथ बनाने, बुक रीडिंग करनी है, बुक रीडिंग के साथ में आप देन आफ्टर उसके बाद आपको आंसर फ्रेमिंग, ये आपको करना है। इन सब चीज़ों को करने के लिए और आपको क्या करना है, सिलेबस आपका हमेशा टेबल पर होना चाहिए। क्योंकि ये जो बुक है ना, बुक क्या होता है ना, कभी कभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बुक लिखी जाती, ना कि एग्ज़ाम के रिगार्डिंग नहीं लिखी जाती बुक। तो इसलिए कोशिश करेंगे आप कि सिलेबस अपने साथ रखिए। सिलेबस आपको याद हो जाएगा तो आप कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे होंगे तो आप बड़ी आसानी से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अपने काम की चीज़ें, बाकी चीज़ें आप यहाँ पर छोड़ देंगे बहुत आसानी से। तो समझे आप लोग प्रक्रिया। और किसी का कोई डाउट? करंट, अरे करंट का मैंने बताया तो था आप लोगों को। ऐसा करता हूँ मैं, करंट के लिए एक सेपरेट वीडियो ही बना देता हूँ, आपको चैनल पर अलग से वीडियो डाल दूँगा। अभी क्लास को चलने देते हैं, देन आफ्टर करंट के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो हमने अभी, अब हम लोग कुछ रिलेवेंट टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। चलिए, मैंने कहा था आपको प्रयोगात्मक नीति शास्त्र, इसको कवर करना शुरू करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ इश्यू मैंने आपको बताए थे, उन्हीं में से एक एक करके इश्यू को उठाना शुरू करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला इशू उठा लेते हैं, इच्छा मृत्यु वाला। इथनेसिया,
इच्छा मृत्यु। एक काम करता हूँ, नया टॉपिक है, कल से शुरू करते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। किसी को कोई डाउट? वैसे अब मैंने आपका डाउट तो क्लियर कर ही दिया है, और किसी को कोई डाउट हो तो आप सीधे टेलीग्राम पर लिख दीजिएगा, वहीं पर आपको आंसर दे दिया जाएगा। क्वेश्चन आज आपको टेलीग्राम में मिलेगा, आप वहीं आंसर आप सबमिट कर दीजिएगा, वहीं पर आपका एनालिसिस कर लिया जाएगा। ठीक है।